चलो। सो यस, हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोग वहां पे बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है। सो यस, आज से हम लोगों का वहां पे जो भी आपका इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है उसका रिवीजन बैच हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने आप लोगों को बोला था कि यार धीरे धीरे एक एक आप लोगों के सब्जेक्ट्स वहां पे कवर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने आप सभी लोगों का ओसीएम, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स का 8 चैप्टर्स मैंने वहां पे कंप्लीट कर दिए हैं। 2 चैप्टर्स मेरे बाकी है, वो भी अपने हार्डली ये वीक के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। और आज से हम लोगों ने वहां पे आपका ओसीएम और इकोनॉमिक्स, ये जो 2 सब्जेक्ट अपने बाकी थे उसका रिवीजन हमने स्टार्ट किया है। सॉरी, आज से हम लोगों ने वहां पे एसपी यानी इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट का वहां पे रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें आप सभी लोगों ने वहां पे इसके पहले ना जो भी एसपी का लेक्चर था वो आप लोगों ने शायद अटेंड किया होगा सभी बच्चों ने। और आप लोगों को वहां पे ध्यान में आया होगा कि यार एकदम मस्त तरीके से वहां पे पढ़ाई होती है। ठीक है। सो देखो दोस्तों, आज से हम लोगों का है ना, मतलब अभी जो अपना ये लेक्चर है यहाँ पे अपना इकोनॉमिक्स नाम का जो आपका सब्जेक्ट है, जो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, राइट। सच्ची बोलूं क्या यार, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ में सबसे कम मार्क्स मुझे जिसमें मिले, लेकिन अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई पसंद है, ओके, तो वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये पूरे सिलेबस को मेरे साथ पढ़ने में, राइट। और हम लोगों का सिर्फ वहां पे एक 18 से 20 दिन हम लोगों को टाइम लगेगा ये पूरी सारी चीजें कंप्लीट करने में। तो आप लोगों का आने वाले 20 दिन के अंदर वहां पे ये जो पूरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वो 100% वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं वापस आप लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि अरे अपना सारा सिलेबस हो गया तो फिर इसके बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन तक, मेरे हिसाब से शायद आपका 1 मार्च को आप इको का पेपर है ना, तो लास्ट पेपर मतलब आप लोगों का एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आप सभी लोगों के साथ रहूंगा और हम लोग ये सिलेबस होने के बाद भी बहुत सारी चीजें वहां पे करने वाले। ठीक है। सो जैसे आप सभी लोगों को मैंने आज एक वीडियो डाल के वहां पे बोला था कि मैं स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स है, कोई भी 2 चैप्टर्स, ठीक है, वो यहाँ पे यूट्यूब पे पूरा लाइव आप लोगों को पढ़ा दूंगा, राइट। और उसके वजह से आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया भी आ जाएगा और हेल्प भी हो जाएगा कि बाबा जो भी चैप्टर्स में यहाँ पे आप लोगों के कवर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अपन वो बड़े चैप्टर्स लेंगे। ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा कि आपका मैक्सिमम मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। सो देखो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर है ना, सबसे पहले प्लीज ध्यान देना अभी, राइट। तो आज के इस लेक्चर, और सुना मेरी बात, अभी क्या करेंगे, मुझे ना पूरा एकदम 8:45 तक मुझे प्लीज आप लोग पढ़ाने दो। 8:45 to 9 तक वहां पे आप लोगों के जो भी डाउट्स है ना, वो सारे डाउट्स का मैं वहां पे जवाब दे दूंगा। ठीक है। अपन ये जो भी वहां पे सारी चीजें करेंगे ना दोस्तों, ये सारी चीजें अपन अपना जो भी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है उसमें से अपन सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके। और आप लोगों को मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स भी मैं देने वाला हूँ साथ साथ में, जिसके वजह से आपको ये जो सारे आंसर्स है, ओके, वो आप लोगों को याद हो जाएगा। सो देखो दोस्तों, मेनली क्या है मालूम है क्या, कि थ्योरी सब्जेक्ट में ना स्टूडेंट्स को समझता सब कुछ है, बट ना वहां पे उनको लिखने का बहुत ज्यादा इशू आता है। ठीक है। तो आने वाले पूरे टाइम में मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा कि आप लोगों के एग्जैक्टली किस तरीके से आपने पढ़ा, तो आपको सारे पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है। मुझे आपको बताने में बहुत एक प्राउड फील होता है कि लास्ट ईयर वहां पे एक स्टूडेंट था जिसको वहां पे इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए। ओके। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है दोस्तों जिसको 90+ मार्क्स इकोनॉमिक्स में उन्होंने स्कोर किए हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, देखो हार्डली अगर आप ये टेक्स्ट बुक देखोगे तो 100 पेजेस का आपका ये टेक्स्ट बुक है और 100 पेजेस में आप लोगों के यहाँ पे 80, मतलब जो भी आपके राइटिंग पेपर के 80 मार्क्स है पूरे इसके अंदर है। ठीक है। तो अगर आप ये बुक को अच्छे से शिद्दत से पढ़ लोगे ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों का सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा मार्क देने वाला अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट होगा। ठीक है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आपको मजा आएगा, राइट। सो देखो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आप लोगों के लिए, ये लेक्चर मेरा बीइंग रिवीजन बैच का फर्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के साथ है ना, सबसे पहले आप लोगों को कौन से चैप्टर्स है, आई नो आपको पता है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आप बोलो है कि अपना मतलब कोई भी बैच को स्टार्ट करते टाइम मेरा जो प्रोसेस है वो फॉलो करके आप लोगों को मैं 5 मिनट में सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को वहां पे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है वो बताऊंगा, जिससे आपको एक वेटेज पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं आप सभी लोगों के साथ वहां पे आपका जो पेपर पैटर्न होता है, राइट, इकोनॉमिक्स का, वो भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है।
तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट का ओवरऑल आइडिया आ जाएगा और फिर हम लोग वहां पे अपने टॉपिक से शुरू करेंगे। ओके, आप सभी लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं हमेशा है ना जब भी रिवीजन बैच लेता हूं तो वहां पे मैं ना सबसे पहले अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो वो मेरा होता है वहां पे यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो हमारा कोशिश रहेगा कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों का जो भी है सेकंड वाला चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस वो अपन कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप सभी लोगों को बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज आपका जो भी है टेक्स्ट बुक है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो साथ में वहां पे लेके बैठना। आप लोग साथ में एक छोटा सा कोई पेज या कोई शीट आप लोग वहां पे लेके बैठना, जिसके वजह से क्या होगा कि जब भी मैं आपको कोई मेमोरी टेक्निक दूंगा तो आप वो मेमोरी टेक्निक उसके बाजू में नोट डाउन करके वो सारे पॉइंट्स आप बाद में याद कर लेना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो चलो अभी अपन अपने आज का जो भी अपना लेक्चर है दोस्तों उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? यस आई नो परसों आपका प्रीलियम में बेटा, बट इतना समझ लो कि ये चैप्टर देख लेना, आपके 8 से 11 मार्क फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो दोस्तों, सबसे पहले ना आप लोगों को जो भी इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है उसमें टोटल मिला के आपको 10 चैप्टर्स है। ओके, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10 ऐसे आपको 10 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, तो देखो यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा फटक करके ना मैं आप लोगों को यहाँ पे वेटेज बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को हम लोगों को आता है करके। ठीक है, तो एक काम करो दोस्तों, आप लोग प्लीज ये जो भी यहाँ पे शीट है ना उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटक करके। चलो, ये जो भी यहाँ पे शीट दिख रहा है क्या, उसका स्क्रीनशॉट ले लो वो जल्दी से। 1 2 3 लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? बोलो फटाफट जल्दी से, आप लोग फटक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट? राइट। तो देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 और 2, ओके, देखो ये जो आप लोगों को यहाँ पे ये मार्क्स दिख रहे हैं, ये आपके मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, मतलब इतने मार्क्स के लिए तो आपको ये चैप्टर आने ही आने वाला है, और जो नेक्स्ट उन्होंने दिया है ना मार्क्स विद ऑप्शन, मतलब ये आपके मैक्सिमम मार्क्स है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है ना ये मिनिमम 7 मार्क के लिए आपको आता है, मैक्सिमम 10 मार्क तक ये चैप्टर का वेटेज वहां पे जाता है। ओके, उसके बाद देखो यार, ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, 3A और 3B, एक्चुअली उन्होंने करते टाइम यहाँ पे ना 2 पार्ट्स अलग अलग से किए हुए। ठीक है, बट इतना याद रखना दोस्तों कि ये 2 पार्ट है ना एक्चुअली में नहीं, ये एक ही चैप्टर है। बस क्या होता है ना कि एक चैप्टर बहुत बड़ा हो गया रहता है, इसलिए उन्होंने वहां पे 2 पार्ट्स इसमें कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 3A और 3B मिला के है, तो इसका मिनिमम वेटेज आप लोगों का 16 मार्क है और मैक्सिमम यहाँ पे आप लोगों का 24 मार्क्स है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 वाला जो है ना ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे 16 मार्क के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दैट इज सप्लाई एनालिसिस एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये आपको 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक आएगा। ओके, प्लीज आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखो चैप्टर नंबर 6, ओके, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये चैप्टर दोस्तों मिनिमम आप लोगों को 8 मार्क के लिए आते हैं और मैक्सिमम 11-12 मार्क तक आप लोगों को ये जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में सबसे छोटू सा चैप्टर, हार्डली कुछ 4 पेजेस का चैप्टर है, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये 4 मार्क से लेके 6 मार्क तक आप लोगों को आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया दोस्तों, हर एक चैप्टर का मैंने आपको वेटेज बोल दिया। मैं आप लोगों को लास्ट में बोल भी दूंगा कि कौन से चैप्टर को हम लोगों को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं सीक्वेंस दे दूंगा, तो उसके हिसाब से आप आपका प्रिपरेशन वहां पे कर लेना। ओके, अभी देखो दोस्तों, सेकेंडली ना आप लोगों का जो भी राइटिंग पेपर आएगा, राइट, ओके, तो उसके अंदर टोटल मिला के आप लोगों को है ना वहां पे 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड्स में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे मुझे बताओ दोस्तों? आप लोगों को 6 क्वेश्चंस वहां पे आएंगे। ओके, जिसके अंदर है ना देखो अपना फॉर्मेट तो टिपिकल सेम ही रहेगा वैसे, कि देखो जैसे 80 मार्क का आप लोगों का वहां पे राइटिंग पेपर है, बराबर है क्या? तो 80 मार्क्स में से ना 25% जो भी होता है ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाली चीजें होती है ना, और जो भी 75% होता है दैट इज 60 मार्क्स का अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, और इधर 20 मार्क्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 60 मार्क्स का रहेगा ना दोस्तों, ये आप लोगों को एक्चुअली राइटिंग वाली चीजें रहेगी। ये आपका कैसा रहेगा मुझे बोलो? राइटिंग वाली चीजें रहेगी। इतना समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों, तो आप लोगों का जो भी 80 मार्क्स का पेपर है, तो ये 80 मार्क्स के पेपर को उन्होंने 6 क्वेश्चंस में वहां पे बाइफरगेट किया है। ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का 20 मार्क्स का रहेगा, और ये प्योरली आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मालूम है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को बोला 20 मार्क्स का है, बराबर,
तो ये 1 में वो क्या करेंगे, वहां पे हम लोगों को 4 पार्ट्स देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C आणि क्वेश्चन नंबर 1D। ओके, इस तरीके से हम लोगों को 4 पार्ट्स वहां पे देंगे और हर एक पार्ट जो रहेगा ना वो 5-5 मार्क का रहेगा। हर एक पार्ट कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों, 5-5 मार्क का रहेगा। ओके, और ये 5 मार्क में वहां पे आप लोगों को एक एक मार्क के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों का वहां पे कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लोगों को कोई भी वहां पे ऑप्शन में कोई चीजें नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये बहुत अच्छे से वहां पे अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को याद है इसलिए बोल देता हूं, देखो दोस्तों, जब भी आप लोगों को वहां पे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको आता है या कंप्लीट द कोरिलेशन वगैरह आपको आता है, ठीक है, तो वहां पे ना प्लीज आप सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर मत लिखना, वो पूरा सेंटेंस आप वहां पे लिख के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स लिखना। समझ में आ रहा है। प्लीज मैं वापस बोल रहा हूं, जब भी आप वहां पे किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो वो टाइम पे सिर्फ वो आंसर मत लिखना, पूरा सेंटेंस वहां पे लिखना और उसको कंप्लीट करना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, ओके, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एट द डैश डैश लेवल, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल ऐसे लिखेंगे छोड़ देंगे, वैसा नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एट द इंडिविजुअल लेवल एंड इंडिविजुअल को अंडरलाइन करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं जो भी बोल रहा हूँ समझ में आता होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अभी तक की जितनी भी मैंने बातें आप लोगों के साथ वहां पे डिस्कस की, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना पक्का? अगर इतना क्लियर तो एक बार चलो जल्दी से थम्स अप दे दो चैट सेक्शन में, जल्दी से चलो मुझे थम्स अप दे दो अगर अभी तक की बातें सारी क्लियर हो गई रहेंगी तो, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा वहां पे ना सिर्फ आंसर नहीं लिखेगा दोस्तों, आप लोग वहां पे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखोगे और उसको कंप्लीट करोगे। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, वेरी गुड यार। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है ना, यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं बताऊं ना, तो जैसे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वाला आएगा, जैसे मान लो कि होता है ना 4 आप लोगों को एबीसीडी वाइज दिया रहेगा, ओके, एमसीक्यू वाला टॉपिक अपन बोल सकते हैं, वो भी आप लोगों को आ सकता है, या कंप्लीट द कोरिलेशन आ सकता है। मतलब क्या समझो, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे हम लोग पर्टिकुलर समझो ट्री का स्टडी कर रहे हैं, तो मैक्रो में क्या करेंगे, फॉरेस्ट का स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को आ सकता है। गिव इकोनॉमिक टर्म्स आ सकता है, एक आधा स्टेटमेंट देंगे बोलेंगे इसका टर्म कौन सा है, ओके, वैसा आपको आ सकता है। फाइंड ऑड वन आउट आ सकता है, ओके। तो इस तरीके के दोस्तों आप लोगों को आप अलग अलग चीजें आ सकती है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में ना मैक्सिमम स्टूडेंट को एक क्वेश्चन आता है जिसको अपन बोलते हैं असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को है ना दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो डोंट वरी गाइस, आने वाले पूरे सेशन के अंदर हम लोग जितने भी अपने 20 दिन का ये बैच होगा, तो वो टाइम पे मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस होने के बाद इसके जो असर्शन एंड रीजनिंग है ना, तो इसके अलग अलग क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा कि हर एक चैप्टर में कुछ 5-7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 चैप्टर के मिला के हार्डली 50 एक क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो वो क्वेश्चन आने के बाद आपको एग्जैक्टली किस तरीके से सोचना है, असर्शन क्या है, उसका रीजनिंग क्या है, और वो दोनों करेक्ट है क्या नहीं है, क्या रीजनिंग या असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, तो ये कैसे सोचना है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं अलग से सेशन लेके आप पे टाइम देके बता दूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लो, सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद देखो दोस्तों, जो भी अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों का यहाँ पे टोटल मिलके 12 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ओके, जिसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 ए और क्वेश्चन नंबर 2 बी ऐसे 2 पार्ट्स रहेंगे, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ए में ना आप लोगों को देखो, यहाँ पे आप लोगों को जैसे कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, बोलेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब पहले आप कॉन्सेप्ट कौन सा है वो पहचानो और उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं, और हर एक जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता है यार कि अगर समझो 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो कितने लाइन हम लिखने चाहिए, 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो कितने लाइन लिखने चाहिए। पहली बात ये याद रखना दोस्तों, जब भी आप थ्योरी पेपर लिखोगे ना, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप वहां पे थ्योरी पेपर लिखोगे ना, तो थ्योरी पेपर के आंसर्स कभी भी आप लोगों ने पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए, ओके। मैं आप लोगों को एक आधा पेपर जब सॉल्व कराऊंगा, देखो ये बैच में हम लोग वहां पे ना कि सिर्फ सिलेबस देखने वाले हैं, बल्कि पिछले कुछ बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पेपर, सैंपल पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे,
जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि देखो थ्योरी पेपर में न सिर्फ आप दनादन पैराग्राफ लिखे और आप लोगों को लग रहा है यार मैंने तो सर क्या बोलूं आपको 4 मार्क के लिए मैंने पूरा पेज लिखा था, फिर भी हम लोगों को है ना सर ने वहां पे 2.5 मार्क दिया, 3 ही मार्क दिया है ना, हमको मार्क्स ही नहीं दिए उन्होंने, तो फिर आपको है ना बाद में बुरा लगता है। ठीक है, तो एक्चुअली ना थ्योरी पेपर का लिखने का तरीका वो होता ही नहीं है। जब भी आप थ्योरी पेपर लिखते हो ना तो ये हम लोग आप लोगों ने कंपलसरीली उसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में ही लिखने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो मैं अभी के लिए इतना मेरा बोल के कंक्लूड करता हूं कि अगर आपको समझो 2 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कोशिश करना कम से कम वहां पे 3 पॉइंट्स लिखने की। क्लियर है? जैसे देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, अभी बच्चे क्या करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, मतलब मैंने ये भी देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे एक के नीचे एक डिस्टिंग्विश लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन में कंपलसरीली हम लोगों को ऐसा टी शेप का फॉर्मेट करके वैसा ही डिस्टिंग्विश लिखना है। और 2 मार्क के लिए अगर हम लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन है तो 3 पॉइंट वहां पे आप लोग लिखना। अभी कुछ बच्चे है ना इसके अंदर भी फेकोलॉजी करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, टू द पॉइंट आप लोगों को लिखना है। याद रखना दोस्तों, थ्योरी सब्जेक्ट में आपको ऐसा अगर लगता होगा कि हम ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को टू द पॉइंट आंसर लिखना है। हमेशा याद रखो टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को जो भी पॉइंटर्स दिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आज अपन पढ़ने वाले हो सारी चीजें, तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को फीचर्स के पॉइंट दिए हैं वही पॉइंट्स आपके पेपर में आने चाहिए। हाँ, अंदर का समझो आपने आपके मन से लिखा तो चलेगा, कोई भी ऐसा महान इंसान नहीं होता है कि टेक्स्ट बुक को पूरा वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को बाहर के जो पॉइंट्स है ना वो आपको पूरा टेक्स्ट बुक के जैसा ही लिखना है। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या, वो अंदर का भले आपके मन से लिखो। देखो दोस्तों 2 चीजें ना आप आपके मन से नहीं लिख सकते हो। पहला क्या, किसी ऑथर ने मान लो किसी चीज का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन ओके ठीक है, जाने दो स्पेलिंग को इग्नोर करो। डेफिनेशन वगैरह जो भी चीजें है वो, और जो भी आप लोगों के पॉइंटर्स होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंटर्स रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंटर्स रहेंगे, फीचर्स के कुछ पॉइंटर्स रहेंगे, लिमिटेशंस रहेंगे, एजम्पशंस रहेंगे, एक्सेप्शंस रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो ये जो बाहर के पॉइंटर्स है ना वो आप लोगों को पूरा टेक्स्ट बुक के जैसा ही लिखना है। सर वो याद कैसे करने का, मैं कराऊंगा ना आपको, ठीक है, मैं आप लोगों को उसका मेमोरी टेक्निक दे दूंगा और वो मेमोरी टेक्निक की मदद से आप लोगों सारे पॉइंट जो है ना वो याद रख पाओगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आप लोगों को अभी तक का सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी। ओके, अगर इतना क्लियर होगा दोस्तों तो एक बार चलो थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे चले जाता हूँ। फटाफट बोलो आप। और मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों प्लीज ऐसा मत समझना कि ये रिवीजन है, ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वहां पे है ना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अपन ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, हम हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में देखेंगे। हाँ, सिर्फ इसमें क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा स्पीड जो है ना अपना फास्ट होगा। जैसे रेगुलर बैच में कैसा होता है कि हम लोग समझो मान लो कि एक दिन में वहां पे 1 क्वेश्चन पढ़ाते, 2 क्वेश्चन पढ़ाते, तो अभी वैसा नहीं होगा। अभी यहाँ पे आप लोगों का एक दिन में लगभग एक चैप्टर या 80% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों ने अगर एक भी दिन लेक्चर मिस किया तो आपने समझ लो 8 से 10 मार्क का वहां पे बर्बाद कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और देखो दोस्तों ये रिवीजन बैच को अटेंड करने के बाद आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है सर, तो ध्यान दो। देखो दोस्तों हम लोगों का 20 दिन का टारगेट है, बराबर है, तो आपको क्या करना है, आज मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसके आगे में आप लोगों का है ना वहां पे जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, तो जैसे ही मेरा लेक्चर हो जाएगा ना आपको क्या करना है मालूम है क्या, नेक्स्ट लेक्चर के पहले, मतलब कल के लेक्चर के पहले आज का जो लेक्चर है उसका रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जब अपन जीमीट पे शिफ्ट होंगे तभी का, तब तक यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप देख लेना। तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के पहले आज का जो भी लेक्चर है वो लेक्चर आपको एक बार वापस देखना है। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लेक्चर आप जो सेकेंड टाइम देखोगे ना वो आप लोग वहां पे 1.5x पे स्पीड से देखोगे, मतलब आप लोगों का जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, जैसे मान लो समझो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी इसके आगे मान लो मैंने आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ाया, ठीक है, तो जब आप कल वापस लेक्चर देखोगे तो फीचर ऑफ यूटिलिटी का मैं जो बोल रहा हूं लेक्चर में वो आप सुनोगे, उतना सुनने के बाद वीडियो को पॉज करोगे। क्या करोगे आप, वीडियो को पॉज करोगे, समझा। पॉज करने के बाद इमीडिएटली टेक्स्ट बुक लेने का, और जितना भी आपने वीडियो में मेरे से अभी सुना है, ठीक है, कल मतलब कल आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो उतना पार्ट सुन के ये टेक्स्ट बुक का उतना पार्ट है ना पढ़ लेने का, एक बार रीड कर लेने का। हुआ
तो इसके वजह से क्या होगा कि मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा, आप जो सुनोगे मेरी बातें, वो सारी बातें आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगी। और फिर मैंने आप लोगों को समझाने के बाद आप लोगों को टेक्स्ट बुक में क्या दिया ना, वो फटाफट ग्रास्प होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और यही अपना स्पीड बढ़ाएगा, यही आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाएगा, समझा। बट ये जो चीज है ना दोस्तों, ये आने वाले 20 दिन आपको कंपल्सरीली डेली बेसिस पे करना है। नेक्स्ट लेक्चर के पहले सर ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया भैया 2-2.5 घंटा निकालो, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। वैसे ही मेरा लेक्चर 1.5 घंटे के ऊपर में नहीं ले पाता हूँ थ्योरी का, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, थ्योरी में कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है, तो 1.5 घंटे के ऊपर में लेक्चर नहीं लेता इकोनॉमिक्स का कभी भी। ओके, तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है दोस्तों, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा बॉस, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के पहले उतना वापस वीडियो देखना है, आदत डाल देना। हेलो, सुबह उठने के बाद ब्रश करते हो ना, आदत है, वैसे ही दूसरे लेक्चर के पहले सर का वापस रिवाइज करना है, सर का लेक्चर वापस देखना है, लेक्चर देखने के बाद बीच में पॉज करना है, पॉज करने के बाद जो भी हमने लेक्चर में देखा वो वापस टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। ये आप लोगों को आने वाले 20 दिन तक आदत डालनी है। मुझे बताओ क्या आप लोग जल्दी से फटाफट बोलो, क्या आप ये आदत डालोगे दोस्तों? मुझे आप चैट सेक्शन में लिखो आप कि हाँ सर हम रेडी है, हम पूरा हमारा जी जान लगा देंगे। और ट्रस्ट में दोस्तों, भरोसा रखो मेरे ऊपर, आने वाले 20 दिन अगर आपने ईमानदारी से जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं, अगर आपने वो फॉलो किया, आपने साल भर कुछ पढ़ाई किया या नहीं किया, कुछ लेना देना नहीं मुझे, बस 20 दिन अगर आपने ये चीज की ना, भरोसा रखना आज भी इकोनॉमिक्स में अगर आप चाहो तो 80 में से एटलीस्ट 75 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट 75 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सिर्फ 20 दिन देना है। कितना दिन? 20 दिन। तो दोगे पक्का? देखो यार, मैं मेरे साइड से पूरा रेडी हूं आपको पढ़ाने के लिए, बट आपको 20 दिन एफर्ट डालना पड़ेगा बॉस। मेरे लेक्चर देख के मार्क्स नहीं आने वाले, मेरे लेक्चर देख के साथ में पढ़ाई करोगे तो मार्क्स आएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्लीज ये फॉलो करना। मुझे चाहिए कि बाबा अपने बैच में से कम 40 बच्चे ऐसे हो जिसको 95 प्लस मार्क्स रहे इकोनॉमिक्स में। क्या ये मेरा सपना पूरा करके बताओगे? देखो यार, 100 आउट ऑफ 100 है ना, ये आते नहीं आता ऐसा नहीं है, बट थ्योरी में एक आधा मार्क काट देते यार वो लोग, ठीक है? तो कोशिश पूरी करेंगे, मेहनत पूरी करेंगे, जी जान लगा देंगे आपके बैच में। सिर्फ यार नेक्स्ट लेक्चर के पहले के लेक्चर का पूरा करना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है? वेरी गुड। तो देखो यार दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, वैसे चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को आएगा, उसमें आप लोगों को 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 3 सॉल्व करने हैं। आप लोगों को जैसे इसके अंदर है ना, बेसिकली लिमिटेशंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड के वहां पे एजम्पशंस क्या है लिखो, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। 4 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। वैसे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 3 सॉल्व करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री वाला आएगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सॉल्व करने, ओके? 4 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, ये है ना, ये आप लोगों को अपन इसको बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? मतलब आप लोगों को है ना, एक टेबल दिया रहेगा या कोई डायग्राम दिया रहेगा, और वो टेबल या डायग्राम के बेसिस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो ये 4 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 में से 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है? एंड लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे भैया, उसमें से 2 सॉल्व करने हैं और 1 क्वेश्चन 8 मार्क को रहेगा। तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन जो है ना 6th वाला, ये डिसाइड करेगा तुमको इकोनॉमिक्स में 100 में से 90 प्लस आएंगे या 100 में से 90 बिलो आएंगे। ये क्वेश्चन के ऊपर सारा डिपेंड रहेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों को वहां पे पेपर पैटर्न रहेगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, समझा? टोटल 6 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे, ओके? वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, अभी तक मैंने आप सभी लोगों के साथ नंबर ऑफ चैप्टर्स कौन से वो डिस्कस किया, उसके बाद हर एक चैप्टर का वेटेज डिस्कस किया, और मैंने आप लोगों को आपके आने वाला इकोनॉमिक्स का पेपर किस तरीके से होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? समझा पक्का? चलो, तो देखो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हम लोग आपका जो भी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। क्या नाम है मुझे बताओ चैप्टर का? यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है? तो ये वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं,
और देखते हैं 9 बजे तक वहां पे कितना कंप्लीट होता है क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा अभी टाइम चलेगा 40-45 मिनट्स, राइट। बट इतना याद रखना डेली बेसिस पे हम लोगों का एक चैप्टर का वहां पे टारगेट रहेगा और कंप्लीट करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, ठीक है। अगर कोई चीजें ऐसा रहेगा कि आप लोगों को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, इट्स ओके यार, एक की जगह पे 2 दिन लगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन का बैच है भैया, 10 चैप्टर से 2 दिन में एक चैप्टर हुआ तो भी आराम से हो जाता है, ठीक है। बट हम लोगों को एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे क्योंकि 7, 8, 9 ये जो चैप्टर्स रहेंगे ना उसमें हमको टाइम ज्यादा लगेगा, ओके, यस। और मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, अभी देखो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स ने वहां पे आपके सामने, ओके, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है वो लिया होगा, आप लोगों ने आपके हाथ में पेन पेंसिल लिया होगा और साथ में जो भी आपका शीट है या समझो कोई नोटबुक है वो आप लेके बैठे होंगे, ठीक है। और मैं वापस बोल रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट, हेलो, कोई भी स्टूडेंट बिस्तर पे लेट लेट के लेक्चर नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम स्ट्रेट बैठना है, एकदम सिंसियरली बैठना है, एज गुड एज आप फेस टू फेस क्लास में बैठे हो वैसे आपको बैठना है और उस तरीके से लेक्चर को अटेंड करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप जेन्युइनली एफर्ट डालोगे ना दोस्तों, ट्रस्ट मी 20 दिन बाद आप लोग बोलोगे सर यार मजा आ गया, सच्ची बहुत अच्छा बैच हुआ है, आप ये मुझे खुद बोलोगे और आपको पेपर भी बहुत सॉलिड जाएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बस कुछ दिनों के लिए मेरी बात सुन लेना, ठीक है। चलो तो देखो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये हम लोगों को वहां पे आता है, ओके। मिनिमम वहां पे इसका वेटेज जो रहेगा दोस्तों अपना, ये रहेगा अपना मिनिमम 7 मार्क्स का, राइट। 7 मार्क्स का मिनिमम आएगा, मतलब आएगा, विषय नहीं है, आएगा मतलब आएगा, यानी मैक्सिमम 10 मार्क तक आप लोगों को ये चैप्टर आने वाला है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। देखो यार, अगर ये चैप्टर के अंदर के कंटेंट की अगर अपन बात करें तो हार्डली 6-7 चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है। जैसे पहला हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, बेसिक बात है, यूटिलिटी वगैरह क्या होता है वो पढ़ना है। सेकंड हम लोगों को यहाँ पे जो देखना है वो देखना है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। तीसरा हम लोगों को देखना है यूटिलिटी के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, ओके। उसके बाद हम लोगों को एक टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी करके कंसेप्ट होता है, उसके रिलेशनशिप के बारे में जानना है। उसके बाद हम लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानना है। फिर हम लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस और उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स वगैरह वो पढ़ना है। लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी का एक रिलेशनशिप होता है वो पढ़ना है। और लास्ट में हम लोगों को इंडिफरेंस कर्व नाम का एक कंसेप्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को चैप्टर में पढ़नी है, बहुत ईजी है, ओके। देखो यार, जब आप लोगों को ये पता होता है ना कि बाबा किसी भी थ्योरी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जब आपको ये पूरा अंदाजा आ जाएगा ना तो समझ लेना आपका वो चैप्टर के ऊपर होल्ड आ चुका है, ठीक है। तो ये हर एक सब्जेक्ट का जब भी आप पढ़ाई करोगे तो वहां पे पहले आप वो एक पेज पे लिखना कि बाबा ये चैप्टर के अंदर हमको टोटल मिलके कितने पॉइंट्स पढ़ने, कितने टॉपिक्स है, ठीक है। यानी एक एक टॉपिक को वहां पे कंप्लीट करते जाना, समझा? ओके, अभी ध्यान दो, सुनो। तो देखो बेस्टो, सबसे पहले ना अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटी की बात करूं तो वैसे आपने क्लास 11 स्टैंडर्ड में यूटिलिटी वर्ड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। एक बार वापस बोलूंगा, ध्यान देना। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, मतलब किसी भी कमोडिटी में, कमोडिटी मतलब किसी भी गुड्स में अगर मेरी इच्छा को फुलफिल करने की ताकत रहेगी तो मैं बोलूंगा उसके अंदर यूटिलिटी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, हम लोगों को जब भी प्यास लगती है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? पानी पीते। क्यों पीते भला? क्योंकि हमको पता है यार पानी पीने के बाद हम लोगों की जो प्यास है वो बुझ जाएगी, मतलब कहने से वो पानी के अंदर हमारी प्यास बुझाने की क्षमता है। हाँ सर, बराबर बोल रहे हो। तो जब भी वो पानी के अंदर हमारी प्यास बुझाने की क्षमता है ऐसे अपन बोलते हैं, मतलब ही वो यूटिलिटी है। इतना समझा कि नहीं समझा बताओ, ठीक है। तो देखो बच्चों, बेसिकली ये जो यूटिलिटी वाला कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये कंसेप्ट हम लोगों को कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए काम को आता है। सर मतलब क्या? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या? देखो मुझे एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी भूख लगती है तो आप जनरली क्या करते हो? अरे दोस्तों, एक तो आप शायद
कोई खाना खाते रहेंगे, या खाना नहीं तो समझो फॉर एग्जांपल आप कोई फास्ट फूड वगैरह खाते रहेंगे, ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? और कभी खाना आप लोगों को जब बहुत भूख लगती है ना, तो अपन बर्फ के गोले खा लेते चार, चलो हमारे पास 100 रुपए है ना, बर्फ के गोले खा लेते। क्यों नहीं करते आप ऐसे? क्योंकि आपको ये पता है यार कि शायद बर्फ के गोले में खाऊंगा ना भाई साहब तो मेरा पेट नहीं भरेगा। बराबर है क्या? गलत है? तो इतना याद रखना दोस्तों कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज का डिमांड मतलब क्या यार? वो मांगता है, वो चीज उसको चाहिए, वो कब करेगा मुझे बताओ? जब उसको पता है कि बाबा ये चीज लेने के बाद मुझे इसमें से यूटिलिटी मिलेगा। बात खत्म। समझा कि नहीं समझा? तो पहला इतना याद रखना दोस्तों, यूटिलिटी मतलब क्या? किसी भी कमोडिटी में अगर मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की अगर ताकत होगी तो उसको अपन यूटिलिटी बोलेंगे। और इतना हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कोई भी गुड्स में यूटिलिटी है तभी कोई भी पर्सन उसका डिमांड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ऐसे बोला जाता है कि यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। क्या बोला जाता है मुझे बताओ दोस्तों? यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। और ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्री और डिसएग्री में भी आ सकता है कि क्या बाबा डिमांड के लिए यूटिलिटी बेस है क्या? हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि बाबा यूटिलिटी मिलता होगा तभी उसकी वांट सेटिस्फाई होगी, तभी वो डिमांड करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा मुझे बताओ? ठीक है ना? तो ये आप लोगों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हर एक जो भी कंज्यूमर या कस्टमर होता है, बराबर, हर एक कंज्यूमर या कस्टमर का वहां पे वांट कैसी होती मुझे बताओ? सब लोग चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में डाल के बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके मुझे बोलो दोस्तों कि वहां पे हर एक कंज्यूमर का वांट कैसा होता है दोस्तों? वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। हमेशा रखना दोस्तों, किसी भी कंज्यूमर की जो भी वांट्स है ना, ये हमेशा अपनी कैसी होती है दोस्तों? अनलिमिटेड होती है। वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये वांट्स को पूरा करने के लिए हम लोगों को जो लगता है उसको अपन बोलते हैं रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिसोर्सेस बोलते हैं। और ये रिसोर्सेस हमेशा अपने दोस्तों लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? लिमिटेड होते हैं। और इसके वजह से हमारी जितनी भी वांट्स है वो सारी वांट्स एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी वहां पे फुलफिल होती है क्या मुझे बोलो? नहीं होती है। और ये वांट एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंप्लीट नहीं होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बच्चों? मुझे यहाँ पे बताओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। समझा क्या नहीं समझा? तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का क्लियर है क्या बताओ? तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे दोस्तों? कि अब हर एक जो बंदा है, हर एक जो पर्सन है, ओके, हर एक जो लोग है अपने आजू बाजू में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे सारे लोगों के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। आप देखना यार, हर एक लोग रोते रहते हैं, ठीक है, यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। होता है कि नहीं होता है? बोलो मुझे यार ये लेना था लेकिन नहीं ले पा रहा हूं मैं। हर एक लोग परेशान है। क्यों? क्योंकि भैया रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। याद रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो हम लोगों को क्या करना है मालूम है फिर? चलो यार सारे वांट्स तो नहीं हो सकते, तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है ना भैया, वो रिसोर्सेस में से अपन कोई ऐसी चीजें लेंगे जिससे हम लोगों को मैक्सिमम क्या मिलेगा? फिर मुझे बताओ, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैक्सिमम क्या मिलेगा दोस्तों? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे करना है, क्या करना है, ये अपन आने वाले चीजों में वहां पे सीखने वाले हैं। समझा? बस इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी अपन वहां पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब भी हम लोग वहां पे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी कंज्यूमर का वहां पे वेलफेयर कब होगा, भला कब होगा, मुझे बताओ? जब उसका वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। अगर किसी भी कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब वहां पे उसको क्या मिला है, मुझे बोलो? उसको अपन वहां पे बोल सकते हैं उसका वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, ये बस थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग याद रखना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा चलो सुनो, यहाँ पे ना अपना एक बात निकला, इसलिए पूछता हूं, कस्टमर आणि कंज्यूमर क्या दोनों एक ही पर्सन है, क्या अलग अलग पर्सन है? मुझे बताओ यार, कस्टमर और कंज्यूमर ये दोनों एक है क्या अलग अलग है? मुझे बताओ। सब लोग मुझे चैट सेक्शन में फटाफट बोलोगे गाइस, ठीक है? कस्टमर और कंज्यूमर ये जो दोनों है ना दोस्तों, ये अलग अलग पर्सन होते हैं। हमेशा याद रखना, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो अल्टीमेटली किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। ओके, द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। बट कस्टमर ऐसा भी हो सकता है कि होलसेलर के पास से ले रहा है और रिटेलर को बेच रहा है, तो कस्टमर मे नॉट बी कंज्यूमर। समझा कि नहीं समझा? ध्यान में आ रहा है? तो ऐसा बोला जाता है कि ऑल कंज्यूमर्स आर कस्टमर,
बट ऑल कस्टमर आर नॉट कंज्यूमर। ऐसा भी आपको आएगा एग्जाम में, एग्री डिसएग्री में। क्या बोला मैंने? ऑल कंज्यूमर्स आर कस्टमर, ओके, बट ऑल कस्टमर आर नॉट कंज्यूमर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे बताओ, ठीक है। और हमेशा याद रखना कंज्यूमर जो भी है ना बच्चों, ये हमारा जैसे अभी प्रथम ने बोला, ये कौन रहता है मुझे बोलो? एंड यूजर होता है, ठीक है। किसी भी चीजों को आखिरी में यूज करने वाला जो पर्सन है ना भैया, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंड यूजर बोलते हैं। तो कंज्यूमर अपना कौन रहता है? मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, एंड यूजर होता है, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे अच्छे से। अभी हम लोग है ना नेक्स्ट यहाँ पे अपना टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एक काम करना दोस्तों, अभी आप लोग है ना जल्दी से आपके नोटबुक में चले जाना, प्लीज आप आपके नोटबुक में चले जाना और वहां पे हेडिंग लिखना फीचर्स ऑफ यूटिलिटी करके। सब लोग लिखो, चलो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ऐसा करके आप लोग वहां पे प्लीज हेडिंग लिख दो जल्दी से। आप आपके नोटबुक में हेडिंग लिखो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी करके। लिखा मुझे बताओ इतना, ओके। और इसका मेमोरी टेक्निक आप लोग लिख देना। अभी देखो जब भी मैं मेमोरी टेक्निक लिखूंगा ना, तो जैसे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? अगर मैं कोई चीज कैपिटल में लिख रहा हूं तो आपको कैपिटल में लिखना है। अगर कोई चीज है मैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल केस में अगर लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप लोगों को स्मॉल केस में लिखना है। इज दैट क्लियर? पक्का? तो देखो इसका मेमोरी टेक्निक है दोस्तों हम लोगों का, एमबी के जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना है। एमबी के रूप से, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया। याद रहेगा? क्या मेमोरी टेक्निक है मुझे बोलो? यूटिलिटी एनालिसिस अपना, इसका फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया। ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे बताओ? ठीक है, आई होप आपने इतना लिखा होगा, राइट? लिखा पक्का सब लोग? जल्दी जल्दी लिखा होगा, इस टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, जैसे एम लिखा है, बी लिखा है, आर लिखा है, यू लिखा है, पी लिखा है, एस लिखा है, ई लिखा है, एस लिखा है, आई लिखा है, एम लिखा है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के पॉइंटर्स बनेंगे। समझा मेरी बात? ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंटर मतलब 2 पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ पे 5 पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है आपको ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के वहां पे 10 पॉइंट्स लिखने हैं आपको एग्जाम में। कितने पॉइंट्स लिखने हैं मुझे बताओ? जब भी आप लोगों को एग्जाम के अंदर, सुना ना मेरी बात, आप लोगों ने अलग अलग जगह से जो अलग अलग पढ़ा होगा, ठीक है, आप वो फॉलो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मिसेस भिडे का जो है जयेश सर ने बोला हुआ है, ठीक है, राइट। तो आपको जो फॉलो करना है, अगर आप पहले से कोई चीज फॉलो कर रहे हो तो आप वो फॉलो करो, मुझे कोई इश्यू नहीं उसमें, ठीक है। मैं मेरे लेवल पे, मैं मेरे स्ट्रेटेजी से पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं मेरे रेगुलर बैचेस में पढ़ा था, उसके जो मेमोरी टेक्निक्स मैंने बना के रखे वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल है आपको तो आप फॉलो करो, नहीं तो आप आपके हिसाब से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? पक्का ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि हर एक का काम करने का, पढ़ाने का तरीका अलग है ना दोस्तों, है क्या नहीं बताओ? हाथों की 5 उंगली जैसे एक जैसी नहीं, वैसे हर एक लोगों का काम करने का तरीका भी तो अलग अलग होता है क्या नहीं? तो आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो, ठीक है। बस चैट सेक्शन में मैंने ये दिया है ना, अगर देखो आपके ऊपर है, आपको लग रहा है लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। समझ में आया मैं क्या बोल? बाद में मुझे बोलना मत सर इको का पढ़ाई नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर, मैं थप्पड़ लगाऊंगा फिर वो केस में। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? तो ये जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, बस आपको इतना लिखना है, ओके। इतना लिखा क्या नहीं लिखा बताओ? यस। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट? तो देखो दोस्तों, आप लोगों का जो ये एम है ना, एम, राइट, ये एम से आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा मल्टीपर्पज, ओके। मैं आप लोगों को लिख के दूंगा, धीरे धीरे अपन आगे जाएंगे ना, वैसे लिख के दूंगा, राइट? तो ये जो एम है ना, एम देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट? देखो ये दिख रहा है आप लोगों को पॉइंट नंबर, अगर मैं आपको बताऊं तो 8वां पॉइंट है। देखो ये मल्टीपर्पज दिख रहा है क्या? मल्टीपर्पज मतलब ये एम हो गया आपका, ओके। फिर अपना नेक्स्ट वाला कौन सा है? बी है। तो बी मतलब अपना रहेगा वहां पे बेसिस ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे बी मतलब आप लोगों का वहां पे रहेगा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको पॉइंटर बोलता हूं। बी से हम लोगों का वहां पे बन रहा है, देखो ये बेसिस ऑफ डिमांड, लास्ट वाला पॉइंट देखो, राइट? ये देखो दिख रहा है आप लोगों को बेसिस ऑफ डिमांड, ये बी बनेगा, राइट? तो ऐसे ना हर एक इससे आप लोगों के पॉइंटर्स बन जाएंगे। सिर्फ आप मेमोरी टेक्निक याद रखना, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना।
और जब भी मैं आप लोगों को पॉइंट्स पढ़ाऊंगा दोस्तों तो वहां पे लिख के दूंगा कि ये आर है, ये है, वो ऐसा लिख के दूंगा, ठीक है। ओके सो देखो दोस्तों, सबसे पहले ना आप लोगों का जो यूटिलिटी का फीचर मतलब क्या यार, कि जब भी हम लोग यूटिलिटी की बारे में बात करते हैं ना तो उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके फीचर्स मतलब क्या दोस्तों, जैसे अपन बोलते देखो ना, अपन बोलते कि यार वो इंसान के फीचर्स बड़े अच्छे। फीचर्स मतलब क्या, उसके अंदर जो गुण धर्म है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे है। ओके तो उसी तरीके से यूटिलिटी के कितने फीचर्स है मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे हमारे 10 फीचर्स है। कितने फीचर्स है मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, 10 फीचर्स है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर, राइट। ओके तो सबसे पहले देखो यार, यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी, मतलब ये आपका आर बन जाएगा। ओके वहां पे आप लिख के रखो, बाद में आपको मिल जाएगा, राइट। जैसे देखो एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, तो आर मतलब क्या, यहाँ पे आप लोगों का बन जाएगा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो यार आज मेरा वो पीडीएफ में गलती से पेन ड्राइव मेरा रह गया, मैंने उसके अंदर हर एक चैप्टर के मेमोरी टेक्निक, उससे बनने वाले पॉइंट्स और उसके आगे उसके पॉइंटर के नाम ये बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो अपने ग्रुप में बाद में शेयर कर दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूं, आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं है। अभी क्या हुआ, गड़बड़ में मेरा पेन ड्राइव जो है ना रह गया है, ओके ऑफिस में, तो इसके वजह से अभी जो मैं यहाँ पे आप बोल रहा हूँ वैसे आप याद रखो, बाद में मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी। समझा पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। ओके अभी ध्यान दो, सुनो। तो सबसे पहले देखो यार दोस्तों, यहाँ पे यूटिलिटी का फर्स्ट जो फीचर है वो है अपना रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब क्या रे, तो देखो यार ये देखा गया है कि बाबा हम लोगों को जब भी यूटिलिटी का स्टडी करना होता है ना, तो ये यूटिलिटी का स्टडी हमने अलग अलग टाइम पे और अलग अलग प्लेस के हिसाब से करना चाहिए। सर मतलब क्या, ध्यान देना। अभी मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यार अभी अपने आजू बाजू में कैसा एकदम ठंडी का माहौल चल रहा है, ठंडी का मौसम है, बराबर है क्या गलत है। तो मुझे बताओ ये ठंडी में अगर आप वहां पे समझो छाता यूज करोगे तो क्या इसका कोई बेनिफिट है क्या, मुझे बताओ। ठंडी के पीरियड में अगर आप छाता यूज करोगे तो कोई बेनिफिट है क्या, नहीं है। लेकिन ठंडी के पीरियड में अगर आप समझो स्वेटर है, जैकेट है, मफलर है, वुलन क्लोथेस है, अगर आप यूज करोगे तो आपको क्या लगेगा, यार अच्छा लग रहा है, अभी कंफर्टेबल लग रहा है ना। तो आपकी जो ठंडी ना बचने की जरूरत है, क्या ये पूरी हो रही है क्या, हाँ सर ये पूरी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलते हैं यूटिलिटी को है ना टाइम के साथ वापस स्टडी करना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। जब अपन किसी भी कमोडिटी को वो स्पेसिफिक टाइम पे यूज करते हैं ना, तब हमको उसमें से यूटिलिटी मिलता है। जैसे वुलन क्लोथेस को अगर अपन ठंडी में यूज करेंगे तो यूटिलिटी मिलेगा, गर्मी के इसमें करेंगे तो यूटिलिटी नहीं मिलेगा। ओके तो ये आपका यूटिलिटीज रिलेटेड विद टाइम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। क्या आपको इतना समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से, चलो फटाफट। पहला पॉइंट समझा आप लोगों को, यूटिलिटीज रिलेटेड विद टाइम, ये क्या होता है वो समझा आप लोगों को, राइट। और सेकंड देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है प्लेस। ओके अभी इसमें बहुत प्यारा एग्जांपल है, ध्यान देना। देखो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यार नदी के अंदर है ना, वहां पे देखो बहुत सारी वो वायु बोलते हैं अपन उसको, या समुन्द्र के बाजू में देखो बहुत सारी रेती गिरी रहती है, बराबर है क्या। तो वो रेती का समुन्द्र के बाजू में कोई इतना वैल्यू है क्या, बताओ, शायद नहीं है। लेकिन अगर वही रेती को, वही वायु को अगर मैं समझो किसी कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी बिल्डिंग का, ठीक है, और वहां पे मैं उसको लेके जाऊं तो ऑब्वियसली उसमें से यूटिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो प्लेस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब अपन किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज पे लेके जाते हैं जहां पे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो टाइम पे उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। समझा मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये आपका जो पहला वाला कंसेप्ट ये आपका हो गया रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, यूटिलिटीज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। सब लोग मेरे पीछे बोलो, यूटिलिटीज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस, यूटिलिटीज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस, यूटिलिटी रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। टाइम मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बोला ठंडी में जैकेट का मजा आएगा, और प्लेस मतलब क्या, मिट्टी का, बिल्डिंग के वहां पे ज्यादा वैल्यू रहेगा। बस ये दो एग्जांपल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो सेकंड वाला जो तुम्हारा फीचर है वो है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एस से लिख देना सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ओके, एमबी के रूप से। तो उसमें जो एस आता है, एस मतलब सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ओके। अभी ध्यान दो, सुनो। देखो दोस्तों सब्जेक्टिव मतलब क्या मालूम है क्या, कि यार देखो यूटिलिटी जो है ना ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब क्या, समझ लो। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मान लो समझो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है मान लो फॉर एग्जांपल मुफद्दल, ठीक है। अभी मान लो मुफद्दल है ना वहां पे समझो नॉनवेज कंज्यूम करता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, समझो फॉर एग्जांपल एक आधे रेस्टोरेंट में मुफद्दल मुझे लेके गया, मुझे बोला सर यार यहाँ का है ना नॉनवेज बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था नॉनवेज खिलाने के लिए लेके जाने वाला है, तो मैं उसके साथ गया, लेकिन बाद में जाने के बाद पता चला ये तो नॉनवेज है। तो मुझे एक बात बताओ, जितना भी सेटिस्फैक्शन वो मुफद्दल को वो नॉनवेज खाने के बाद मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं भैया,
मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को किसी भी चीज से जितना भी यूटिलिटी मिलता है उतना ही दूसरे पर्सन को भी मिले। समझे कि जैसे मान लो आप लोगों को मान लो व्हाइट पास्ता बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपने व्हाइट पास्ता कंज्यूम करने के बाद आपको जितना यूटिलिटी मिलेगा, क्या जरूरी है कि मुझे भी उतना मिलेगा? आंसर इज नो। तो इसलिए यूटिलिटी जो है ना, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों जल्दी से। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन क्या करेगा दोस्तों, ये डिफर करेगा। समझा क्या? तो देखो उन्होंने वही बोला है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन का टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, ये क्या होता है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों जल्दी से, अलग अलग होता है। समझा क्या नहीं समझा बताओ? ध्यान में आ रहा है मैं पक्का क्या बोल रहा हूं, राइट? तो आपका सेकंड वाला फीचर याद रखना, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। पहला अपन ने कौन सा देखा मुझे बताओ, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा कौन सा देखा, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है? और देखो मैं जब भी आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल दूंगा ना, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आप वो पॉइंट के बाजू में लिख के रखते जाओ। मतलब क्या होगा, जब भी आप खुद पढ़ाई करोगे ना, तो वो एग्जाम्पल्स के नाम याद रख, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने आपको व्हाइट पास्ता दिया था, तो आप यहाँ पे लिखो व्हाइट पास्ता का सर ने एग्जाम्पल दिया था। तो जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को इमीडिएटली कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहां तक क्लियर अगर एक बार होगा तो चलो एक बार थम्स अप दे दो फटक करके। इधर तक क्लियर है क्या दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें, क्या नहीं है? यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई क्या मुझे बताओ, यस और नो गाइस, फटाफट बोलो। क्या आप लोगों को यहां तक की सारी कहानी समझ में आई क्या नहीं आई दोस्तों? एकदम टकाटक क्लियर है सारी चीजें, यस और नो? ओके, नेक्स्ट देखो, यूटिलिटी जो है ना, ये इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। अभी देखो एमबी के रूप से सिम शर्मा गए, तो जो ई है ना, ई रूप से में जो ई है ना, ई, राइट, ये ई मतलब आपका इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। मतलब क्या समझो, देखो यार दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने ना इसके लिए एक एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया। क्या है ध्यान देना, उन्होंने यहाँ पे एक नाइफ का एग्जांपल दिया, जो छुरी होती है ना, छुरी, उसका एग्जांपल दिया, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये जो छुरी है, छुरी, ठीक है, ये छुरी से एप्पल कट हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ? डेफिनेटली होगा। मतलब अपन चाकू से सफरचंद काट सकते हैं, एप्पल काट सकते हैं, और ये छुरी से किसी की गर्दन काट सकते हैं क्या? बोलो, डेफिनेटली काट सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये छुरी में यूटिलिटी है क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि एप्पल भी काट रहा है, किसी की गर्दन भी काट रहा है। लेकिन किसी की गर्दन काटना ये इथिकल है क्या, अनइथिकल है? या अनइथिकल है यार। मतलब वो बेचारे चक्कू को क्या पता चल रहा है कि उसका यूज हम कहां पे कर रहे करके? ध्यान में है कि नहीं है? तो ये जो है ना, ये मोरली कलरलेस कंसेप्ट है। सुना मेरी बात, यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है दोस्तों, ये मोरली कलरलेस कंसेप्ट है। मतलब क्या, अरे भैया वो बेचारा चक्कू है यार, उसको क्या पता है कि क्या काटना है क्या नहीं काटना है? समझ में आया क्या? तो यूटिलिटी जो है ना दोस्तों, ये आपका इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। इसको क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या इथिकल, क्या अनइथिकल, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसका पर्पस करके दे रहा है ना, वो उसका मकसद, मतलब जो उसका जो यूज है वो फुलफिल करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, बस बात खत्म, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं पक्का? यस और नो? तो देखो अभी तक अपन ने 3 पॉइंट पढ़े। पहला कौन क्या पढ़ रहे वैसे हम लोग? हम पढ़ रहे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पहला क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा कौन सा पढ़ा? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तीसरा कौन सा पढ़ा? इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ठीक है? अभी चौथा अपन पढ़ेंगे आप यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है? मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों यार, कि अगर किसी चीज में से फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों को यूटिलिटी मिल रहा है, तो जरूरी नहीं यार कि वो हम लोगों के लिए ना वहां पे यूजफुल भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, ध्यान देना, ठीक है? मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मान लो फॉर एग्जांपल जो बेवड़ा इंसान होता है, शराबी इंसान, ठीक है, वो शराबी इंसान को अगर मैं दूध पिलाया, ओके, तो शराबी इंसान को दूध पिलाया, क्या ये उसके बॉडी के लिए हेल्दी है क्या नहीं है? डेफिनेटली हेल्दी है। बट क्या वो शराबी इंसान को वो चीज यूजफुल होने के बावजूद भी क्या उसको यूटिलिटी मिलेगा? क्या उसको वो बोलेगा क्या वाओ मजा आ गया, ऐसा बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा उसको भले ही वो यूजफुल है बॉडी के लिए, लेकिन उसमें से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, यूटिलिटी नहीं मिल रहा। समझा कि नहीं समझा? तो क्या लिकर हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है क्या? नो। फिर क्या वो यूजफुल है क्या? नो। फिर भी यूटिलिटी मिलता है क्या कुछ लोगों को? हाँ मिलता है।
इसलिए यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान में रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो, राइट? तो देखो उन्होंने वही लिखा है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट। यूटिलिटी मतलब क्या? हमारी इच्छा को पूरी करने की क्षमता होना, अगर उसमें होगी तो यूटिलिटी है। लेकिन यूजफुलनेस मतलब क्या? वैल्यू इन यूज। समझे क्या नहीं समझे? तो इतना याद रखना दोस्तों कि भैया यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों क्या है मुझे यहाँ पे बता दोस्तों, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ध्यान में रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर मतलब क्या समझो। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक आधा बीमार इंसान है यार, ठीक है, तो बीमार इंसान को क्या देना पड़ता है बोलो? दवाई देनी पड़ती है, इंजेक्शंस लेगा, वो एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में, है क्या नहीं बताओ? तो मुझे एक बात बोलो, अगर किसी पर्सन कोई पर्सन मान लो बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर ने एडमिट करने को बोला है और मस्त डॉक्टर सुबह शाम उसको इंजेक्शन दे रहे, ठीक है, वो क्या बोलेगा? जब भी इंजेक्शन ऐसे लगाएगा डॉक्टर क्या बोलेगा? मजा आ गया, ऐसा बोलेगा? वो बोलेगा क्या? ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? इंजेक्शन लगाने के बाद दुखता है ना यार, या नहीं दुखता है? दुखता है। तो इसमें से यूटिलिटी मिल रहा है क्या? इंजेक्शन फिर भी क्यों ले रहा है वो पर्सन? उसको पता है मैं अगर इंजेक्शन लूंगा, दवाई खाऊंगा तो मेरी तबियत ठीक हो जाएगी, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। समझे क्या? इसलिए यूटिलिटी यानी प्लेजर दोनों अलग कंसेप्ट है। याद रहेगा पक्का? हम लोगों को जो भी चीजों में से यूटिलिटी मिल रहा है, जरूरी उसमें से मजा भी मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम लोगों को पढ़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आता, मुझे पता है। कोई ऐसा है मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई में सर इसलिए पढ़ रहा हूं मैं, नहीं, लेकिन तुमको ये पता है पढ़ने के बाद मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, समझ रहे ना मेरी बात? मतलब यूटिलिटी है लेकिन प्लेजर है क्या? नहीं है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं पक्का? क्या नहीं आ रहा है गाइस? ठीक है, इतना क्लियर है क्या नहीं है बताओ? ओके, नेक्स्ट देखो उन्होंने बोला यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अभी देखो ये प्लेजर से मतलब आपका पी वाला पॉइंट बनेगा, एमबी के रूप से जो एपी आता है ना उसमें, उससे प्लेजर बनेगा। ओके, आगे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। गाइस मैं आपको है ना उसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? मेमोरी टेक्निक, वो मेमोरी टेक्निक के पॉइंटर्स यानी पॉइंटर्स से बनने वाले पॉइंट, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अभी बस मेरे पास पीडीएफ वो पेन ड्राइव मेरा रह गया है, तो कल आपको मैं उतना शेयर कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अभी देखो दोस्तों, ये ना इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। आप लोगों को एग्री और डिसएग्री में भी ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को किसी भी कमोडिटी का यूटिलिटी कब मिलेगा मुझे बताओ? जब आप वो कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, बराबर है? तो कंजम्पशन होने के बाद आप लोगों को यूटिलिटी मिलेगा। लेकिन देखो यार, मान लो फॉर एग्जांपल, समझो मेरी बात, ठीक है? आप लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे है ना प्यास लगी है, ओके? तो प्यास लगने के बाद आपने क्या किया? पानी मांगा। मैंने आपको क्या क्या मालूम है क्या? इत्तू सा पानी दिया, इत्तू सा। जैसे होता है ना बिस्लरी की बोतल ऐसे निकालने के बाद जो ढक्कन रहता है ना उसमें आपको पानी, ले पानी ऐसा दिया, ठीक है? तो मुझे बताओ, आपको पता है कि प्यास लगने के बाद पानी पिएंगे तो हमारा यूटिलिटी हो जाएगा। तो आपने क्या किया? मजबूरी में, मन में गालियां दे दे के मुझे वो एक ढक्कन पानी पी लिया, ठीक है? आपने वो पानी क्यों पिया रे दोस्तों? क्योंकि आपको पता है भैया कि पानी अगर मैं पीऊंगा तो मेरा जो भी वहां पे प्यास है ये बुझ जाएगा। बराबर है क्या गलत है मुझे बताओ? मतलब आपने जब पानी पिया मतलब आपने कंजम्पशन किया, कंजम्पशन करने के बाद शायद आपको यहाँ पे यूटिलिटी मिला होगा, या एक ढक्कन से कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे बाबा कम से कम 50 ढक्कन दे, तो मैंने दे दिया तो आपको यूटिलिटी मिला, ठीक है? लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है ना रे कि मैंने तुम लोगों को 50 ढक्कन पानी देने के बावजूद भी तुम लोगों की प्यास अभी तक नहीं बुझी यार। यूटिलिटी मिल रहा है नो डाउट, इसलिए तो तुम पी रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हुआ? क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी फुलफिल हुई? क्या नहीं हुई? समझे क्या नहीं समझे? तो देखो यार दोस्तों, यूटिलिटी जो है ना भैया, यूटिलिटी ये तुम्हारा कंजम्पशन की वजह से होता है। यानी जब तुम कंज्यूम करते जाते हो तो कंजम्पशन पूरा होने के बाद का जो एंड रिजल्ट है ना वो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन होता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है ना? तो ये जो यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, ये जो दोनों वर्ड है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड यूज होते हैं, लेकिन क्या ये दोनों एक है क्या मुझे बताओ? आंसर इज नो। इसलिए यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, ये याद रखना। क्या आपको इतना समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? क्या नहीं आया? सभी बच्चे जल्दी से मुझे जवाब दो, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स मुझे चैट सेक्शन में बोलो, क्या आप लोगों को यहां तक की सारी चीजें समझ में आ रही गाइस? क्या नहीं आ रही है?
पक्का समझा आप लोगों को एकदम अच्छे से? वेरी गुड यार। चलो अभी आगे जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखो हम लोगों का 7 पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, ठीक है। अभी देखो दोस्तों एक्चुअल में ना यूटिलिटी को कैलकुलेट करना ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। देखो यार मेजरमेंट करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे दो प्रकार की चीजें होती है यूटिलिटी को। पहला होता है यहाँ पे अपना कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है, एंड सेकंड होता है यहाँ पे अपना ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऐसे दो चीजें होती है। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या, हम किसी भी यूटिलिटी को वहां पे ना नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स में, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे बोलते हैं कि बाबा मान लो फॉर एग्जांपल देखो यार, आप जब कोई खाना खाने जाते हो आप बोलते हो बहुत मजा आया। बहुत मतलब कितना मजा आया भाई साहब? क्या आप एग्जैक्ट नंबर में बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। तो अगर मान लो आपने बोला फिर भी, तो ये हो गया कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। और ऑर्डिनल मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे अपन रैंकिंग करते हैं। क्या करते हैं बोलो? रैंकिंग करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो रैंक्स होते हैं ना उसको बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या, कि बाबा यूटिलिटी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, जो सिर्फ हमारे ख्वाबों में है। कहां पे बोलो? ख्यालों में है। कहां पे बोलो? विचारों में है। कहां पे बोला? हमारे आइडियाज में है। प्रैक्टिकल ये क्या नहीं है बाबा। अरे मैं बोल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपना प्रथम बोल रहा है, ओके मुझे ना समझो फॉर एग्जांपल आलिया बहुत पसंद है, ठीक है। बहुत मतलब कितना, कितनी पसंद है भाई तुझे? बहुत, इतनी पसंद है, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते यार। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल, राइट। तो इसलिए यूटिलिटी को हम लोग कभी भी वहां पे नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, क्या नहीं आया? ठीक है। इसलिए आप लोगों का 7th फीचर क्या है बोलो? बोलो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 7वां यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, मतलब क्या समझो। देखो दोस्तों अगर कोई कमोडिटी है, कोई चीज है जो मेरी ना मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, मतलब एट ए टाइम मेरी मल्टीपल चीजें हो रही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली आ गई बाबा, बिजली आ गई, है क्या नहीं? बिजली मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी। यार देखो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये जो कैमरा है वो चल रहा है, ये जो लैपटॉप है वो चल रहा है, लाइट चल रही, फैन चल रहा है, समझ रहे हो, कंप्यूटर चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी मेरी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल वांट्स को फुलफिल कर रही क्या नहीं कर रही है? डेफिनेटली कर रही है। तो जब भी कोई भी एक कमोडिटी मेरी मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। कैसा पर्पज मुझे बोलो? मल्टीपर्पज। इतना समझा क्या नहीं समझा बताओ? ध्यान में आ रहा है पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? यस। अभी देखो नेक्स्ट है तुम्हारा यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अभी देखो ये याद रखना दोस्तों, इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी ऑफ वांट। प्लीज वहां पे लिख के रखना। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्जेंसिटी, अर्जेंसी, अर्जेंसी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है ना। मतलब क्या समझ लो, ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। मान लो फॉर एग्जांपल है ना, रसोड़े में कौन था? आदित्य था। रसोड़े में कौन था? तुरकुल था, तुकरुल, आदित्य तुकरुल था, ठीक है। अभी उसने आदित्य की मम्मी ने आदित्य को बोला, आदित्य भैया, ओ आदित्य भैया एक टमाटर काट के ला जरा, ठीक है। तो आदित्य भैया टमाटर काट रहा था, लेकिन गलती से काटते काटते थोड़ा सा उसकी उंगली को लग गया, 2-3 बूंद खून के गिर गए, ठीक है। तो मुझे बताओ वो टाइम पे डॉक्टर के पास गया लेकिन डॉक्टर नहीं था, ओके। तो मुझे बताओ क्या उसको बहुत फर्क पड़ेगा? क्या रे? नहीं पड़ेगा। घर पे आएगा वापस हल्दी वल्दी लगाएगा, थोड़ा बहुत मलहम पट्टी लगाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आदित्य भैया टमाटर काटते काटते टमाटर की जगह पे उंगली काट दी, ऐसे लटक रही उंगली, ओके, ऐसे लेके जा रहा है पार्सल, और डॉक्टर को बोल रहे हो, डॉक्टर बाबा करो रे कुछ तो, उंगली बढ़ रही। समझे कि नहीं? डॉक्टर ने बेचारे ने बहुत मेहनत से वहां पे ऑपरेशन करके करा दिया सारी चीजें। तो मुझे बताओ आदित्य जिंदगी भर के लिए क्या वो डॉक्टर का वहां पे उपकारी रहेगा कि नहीं रहेगा? कि बाबा तुम थे इसलिए बच गई, वो नहीं तो गई रहती। समझे क्या नहीं समझे? तो सेकंड केस में वहां पे डॉक्टर की नीड बहुत ज्यादा है, अर्जेंट है भैया वो। ध्यान में आ रहा है क्या? तो इतना हमेशा रखना दोस्तों, जब कोई भी चीज है हम लोगों के लिए ज्यादा अर्जेंट होती ना यार, तो हम लोगों को उसमें से ज्यादा यूटिलिटी मिलता है। मान लो आप लोग रेगिस्तान में घूम रहे हो और रेगिस्तान में आप लोगों को मान लो सुबह 9 बजे से प्यास लगी हुई है, दोपहर को 3 बजे तक पानी नहीं मिला,
लेकिन 3 बजे आपको किसी बाबा किसी पुण्य किए वाले इंसान ने आप लोगों को पानी दे दिया, समझो थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको पानी मिल गया, तो ये केस में आप लोगों को यूटिलिटी कैसे मिलेगी? एकदम जबरदस्त। आप क्या बोलेंगे, भगवान जैसे आ गए बाबा तुम। समझे क्या नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोगों का ना जो वांट थी वो कैसी थी मुझे बताओ दोस्तों, अर्जेंट थी। तो इतना याद रखना भैया, हमारी वांट में जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी, इंटेंसिटी मतलब क्या, अर्जेंसी रहेगी, उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, और जितनी कम इंटेंसिटी रहेगी उतना कम यूटिलिटी मिलेगा। समझा मेरी बात? और लास्ट में देखो यहाँ पे यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला भैया, आप लोगों को अगर पता है कि बाबा जैसे एखादे रेस्टोरेंट में समझो आप खाना खाने गए थे, ठीक है, आणि वो ना रेस्टोरेंट में आपको बहुत गंदी तरीके से सर्विस दी, फूड क्वालिटी बहुत भंगार थी, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम जाओगे क्या वो रेस्टोरेंट में? नहीं जाओगे। तो मुझे बताओ क्यों नहीं जा रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम वहां पे जाके आपको यूटिलिटी नहीं मिला। तो कभी भी किसी भी गुड्स का अगर हम लोगों को डिमांड करना होगा तो उसका बेस क्या होता है दोस्तों? यूटिलिटी होता है। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों के 10 जो है ना, ये हमारे फीचर से यूटिलिटी के। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? पक्का क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा मुझे बता? अभी यूटिलिटी देखा, मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। उसके फीचर्स के मेमोरी टेक्निक क्या है? एमबी के रूप से सिम शर्मा गया, ठीक है ना। एम मतलब यहाँ पे चाहिए तो लिख के देता हूं आप लोगों को मैं टेम्पररी बेसिस पे। एम मतलब क्या, हमारा यूटिलिटी कैसा होता है बोलो? मल्टीपर्पज होता है। ओके। बी मतलब क्या? बेसिस ऑफ डिमांड है भैया। बी मतलब क्या? बेसिस ऑफ डिमांड है। ओके। आर मतलब क्या मुझे बताओ? ये हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यस और नो मुझे बोलो चलो। यू मतलब क्या? यूजफुलनेस। यू मतलब क्या? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूजफुलनेस। पी मतलब क्या बोलो? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। एस मतलब क्या? यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ देखा कि नहीं? ई मतलब क्या? यूटिलिटी इज अ इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यू मतलब क्या बोलो? यूटिलिटी इज अ इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। एस मतलब क्या? डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ऐसा कुछ देखा कि नहीं देखा बोलो? डेफिनेटली देखा। आई मतलब क्या मुझे बताओ? इंटेंसिटी ऑफ वांट। आई मतलब हम लोगों ने क्या देखा मुझे बताओ दोस्तों? इंटेंसिटी ऑफ वांट। आणि लास्ट में एम मतलब क्या बोलो? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। तो देखो यार, इस तरीके से ना हम लोगों को वहां पे जो सारे पॉइंट्स है ना वो याद हो जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस तरीके से दोस्तों हम लोगों के वहां पे जो सारे पॉइंट्स है ना वो सब कुछ याद हो जाएगा, और यही फॉर्मेट में अपन पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप लोगों को है ना सारी चीजें मैं दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ईमानदारी से रोज लेक्चर को आना है, जितना भी मैं बोल रहा हूं उतना आपको अटेंड करना है, उतना घर पे जाके रिवाइज करना है और कंप्लीट करते जाना है। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? तो आज आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ा है आपको कैसा लगा दोस्तों? आपको आवाज आ रही है ना मेरी? क्या नहीं आ रही है? हेलो, कोई स्टूडेंट बोल रहा है वॉइस गया करके। ओके, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? मुझे बताओ, मैंने अभी आपको जो सिखाया थोड़ा ही सिखाया है ना, मैंने बहुत नहीं सिखाया आज, ठीक है, बट मुझे बताओ जितना भी मैंने आज आपको सिखाया आपको कैसा लगा? ईमानदारी से बताओ। आपको समझ में आया? ऐसा लग रहा है क्या कि बाबा यार बहुत टफ है करके? और इसी तरीके से यही अपना पढ़ाने का फॉर्मेट रहेगा, और इसी तरीके सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? देखो यार, मुझे ना सच्ची ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये जो बैच है इसका डेफिनेटली बेनिफिट उठाना चाहिए। ओके, आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा, भरोसा रखो आप, ठीक है। सिर्फ इतना यार दोस्तों, देखो आपको भी मेहनत डालना पड़ेगा, ये सच्चाई है। मैं आपको झूठ बोल के एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं कि यार मैं करवा दूंगा। मैं आपको पढ़ाने में किधर कम नहीं करूंगा, आपको ऐसा होगा ही नहीं समझेगा। बट घर पे जाके अगर आपने नहीं पढ़ा ना दोस्तों, तो फिर मैं सच्ची कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मेरी जगह पे कोई भी रहने दो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो यार, हम लोगों का टीचर का एक सच्ची बोलता एक रोल होता है, बच्चों को है ना चीजें आसान करके देना, कुछ इस तरीके से उनको पढ़ाना जिसके वजह से उनको मजा आए और उनको ध्यान में रहे ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन जब तक आप खुद उस पर एफर्ट्स डालोगे नहीं और रिवाइज नहीं करोगे दोस्तों, तब तक फिर कुछ फायदा नहीं है। ये फैक्ट है भला क्या, ये सच्चाई है। ओके, आप समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे अपन बार बार एक एक पॉइंट डेफिनेटली मैं आपको बहुत बार रिवाइज करवाने वाला हूँ। जैसे मैंने बोला एमबी के रूप से सिम शर्मा गया,
है क्या नहीं, फीचर है बाबा ये किसका, यूटिलिटी का। तो ये पॉइंट्स आपको मैं बहुत बार रिवाइज करवाऊंगा, बट घर पे जाके आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। 9 बज गए गाइस, तो आज के दिन यहाँ पे अपन रुकते, आगे का क्वेश्चन अपना नहीं हो पाएगा फिर पूरा। कल शार्प 7:30 बजे आप आ जाना, कल मेरा ये चैप्टर हो जाएगा, कल मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर पक्का? और कल आपके 7 से 10 मार्क भी फिक्स हो जाएंगे, समझे क्या नहीं समझे? ओके, तो यह सारी जो चीज है ये बैच के रिलेटेड मैंने इधर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ओके सर, एवरेज परसेंटेज स्टूडेंट कैन गेट इन 1 मंथ, हाँ तो क्या, हाँ अच्छा, कितने मिल सकते हैं ऐसे पूछ रहे हो क्या? इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अगर स्टूडेंट एफर्ट डालेगा भैया आने वाले 30 दिन, ओके, तो वो मेरे हिसाब से 90 तक भी जा सकता है, 90 तक भी जा सकता है। लेकिन वो पढ़ता कैसे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा किस तरीके का प्रिपरेशन है, तुम्हारा क्या फोकस है ना, वो डिसाइड करेगा क्या आउटपुट आएगा। समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, राइट? हाँ चलो, वेरी गुड। हाँ सर, अभी इकोनॉमिक्स में घुस गए, होता है यार, क्या करो अभी मैं, है क्या नहीं? चलो, तो यार दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, बाकी की चीजें अपन कल देख लेंगे, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, टाटा। और आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, मैं बोल रहा हूं बहुत मजा आएगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा।